इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, हर जगह पे आजकल हम बस इन्फ्लेशन की ही बात कर रहे हैं। कहीं 40 साल में पहली बार इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नजर आ रहा है, कहीं 30 साल में, तो कहीं 8 साल में। यस, यूएस में 40 साल में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा था। यूके ने 30 साल में ये नहीं देखा था, या फिर यूरोपियन यूनियन में भी 30 साल में इतना हाई इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा था। बट इंडिया में बहुत बार हमने ये हाई इन्फ्लेशन देखा है, तो हम ये बोल सकते हैं लास्ट 8 ईयर्स में ये हाई लेवल पे जा चुका है। तो ये इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, क्योंकि स्टॉक्स में डाला जाए, म्यूचुअल फंड्स में डाला जाए, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डाला जाए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स यहाँ पे लोगों को हो रहे हैं। तो उसी के बारे में ऐसे मार्केट्स में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कौन से वो सेक्टर्स है, कौन से वो स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से वो म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एंगल यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है परिमल आडे और आज हम इन्फ्लेशन में पोर्टफोलियो कैसा बनाया जाए हाई इन्फ्लेशन सिनारियो में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करना मत भूलिएगा। ये लाइक करना यानी कि वीडियो में अटेंडेंस लगाने जैसा होता है, तो आशा करूंगा अटेंडेंस काफी अच्छी रहेगी इस वीडियो में। सो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इंडिया का अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन देखते हैं तो 8 साल के हाई लेवल पे वो जा चुका है। 7.79% के लेवल्स इसने टच किए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। 2 मई महीने में ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आ गया एट 7.04%। इसके पहले जो हमने इन्फ्लेशन देखे थे वो कुछ 2020 में देखे थे हाई लेवल के, और उसके पहले जैन 2014 में हमने 8% के ऊपर के इन्फ्लेशन देखे थे। तो डेफिनेटली काफी लंबे समय के बाद ये इन्फ्लेशन हमें हाई लेवल पे नजर आ रहा है। अब पैंडेमिक के दौरान जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, डेफिनेटली देयर वाज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, इसके चक्कर में ये इन्फ्लेशन बढ़ा था। बट नाउ व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लुकिंग नॉर्मल, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर इन्फ्लेशन ऊपर गया है, सो डेफिनेटली आई थिंक दिस टाइम द इन्फ्लेशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। अदरवाइज इन्फ्लेशन हैवॉक क्रिएट कर सकता है, और ये ऐसा राक्षस है, अगर ये इकोनॉमी में आके बैठ जाता है तो निकलने का नाम नहीं लेता है। और यही वो राक्षस है जो स्लो ग्रोथ को रिसेशन में कन्वर्ट कर सकता है। दो इंडिया में ऐसा सिनारियो नजर नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हम डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो इंडिया में जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला जो इन्फ्लेशन है, दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज एट 30 ईयर हाई लेवल। 15.88% का वो नंबर है। तो इतने ज्यादा डब्ल्यूपीआई के हाई इन्फ्लेशन हमने नहीं देखे हैं। सो B2B मतलब B2B जो सेल होता है वो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में कंसिडर किया जाता है। सो आई थिंक उसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट हम रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई इन्फ्लेशन पे यहां पे देख रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। अब दूसरा अगर पॉइंट हमें देखना है तो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश यहां पे करेंगे आप लोगों के साथ। सो इन्फ्लेशन, अब हाई इन्फ्लेशन यानी क्या क्या हाई इन्फ्लेशन जब आता है तो नॉर्मली कमोडिटी प्राइसेस जो होते हैं वो ज्यादा ऊपर जाते हैं, दैट्स हाउ द इन्फ्लेशन गेट्स कन्वर्टेड। सो हाई इन्फ्लेशन मतलब हाई कमोडिटी प्राइसेस। हाई कमोडिटी प्राइसेस, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहां पे वो कमोडिटी प्राइसेस या उनके डेरिवेटिव्स रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं। सो अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट वहां पे बढ़ जाती है, सो ऑटोमेटिकली मार्जिन जो है वो बिजनेस के वहां पे घटने शुरू हो जाते हैं। सो हाई कमोडिटी prices will result into high raw material cost, and high raw material cost will result into low profitability. So specifically operating profit margins जो है वो यहाँ पे impact होना शुरू हो जाते हैं कंपनीज में। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली उस कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वहां पे नीचे जाएगा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं। सो अगर किसी कंपनी की किसी स्टॉक की अर्निंग्स डिक्रीज हो जाती है तो उसी का इंपैक्ट उसके स्टॉक प्राइस पे भी हो सकता है। भले ही ये जो एक्चुअल इंपैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी में, इसको समय लगेगा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, बट मार्केट्स आर सो वाइब्रेंट एंड मार्केट्स आर सो मच डिसाइडेड बाय द डिमांड सप्लाई इक्वेशन की उसका इंपैक्ट जो है रिजल्ट भले ही 3, 6, 8, 9 महीने बाद आएंगे, बट मार्केट उसको रिएक्ट करना इमीडिएटली शुरू कर देता है। एंड दैट्स व्हाई
वी आर सीइंग दी प्राइसेस डाउन। अब उसका दूसरा इंपैक्ट भी है, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट का तो हमने देख लिया, बट इवन हाई इंटरेस्ट। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या अस्त्र है आरबीआई के पास? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे तो उसका भी इंपैक्ट जो है वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे वहां पे भी हो जाएगा। सो दो धारी तलवार है ये इन्फ्लेशन। तो यहां रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा देगा, और इंटरेस्ट, मतलब उस राक्षस को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे आरबीआई की तरफ से, वो इंटरेस्ट रेट्स उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उतना ही इंपैक्ट मार देंगे। सो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली स्टॉक प्राइसेस गोइंग डाउन एंड स्टॉक मार्केट गोइंग डाउन में ये सारी चीजें होती है। सो ये साइकिल क्या है? ये इन्फ्लेशन की जो साइकिल है टुवर्ड्स लो ग्रोथ और रिसेशन, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, राइजिंग इन्फ्लेशन। उस राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक्स करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, सॉरी आरबीआई को। अब वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई, तो हाइक क्यों करनी है? बिकॉज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस डिमांड को किल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाइक किया जाता है। सो डिमांड लो हो जाती है, सो हाई इंटरेस्ट रेट्स विल टर्न इनटू लो डिमांड, लो डिमांड विल टर्न इनटू लेस प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विसेज की डिमांड ही कम हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी वहां पे कम हो जाएगा। सो लेस प्रोडक्शन विल रिजल्ट इनटू मोर अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दैट्स वेयर द रिसेशन कैन कम इन। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि इंडिया में ये हो सकता है, बट यूएस में डेफिनेटली ये हो सकता है, ऐसा सिनारियो डेवलप हो रहा है। और अगर ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है या फिर कुछ इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाती है, सो और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लोअर डिमांड, एंड दैट्स द साइकिल। तो उसको हाई डिमांड लाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स घटाने शुरू करने पड़ते हैं। बट अभी जो सिनारियो हुआ है डेवलप, उसमें अभी तक इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ाए ही नहीं गए हैं। सो दैट्स व्हाई पहले डिमांड वापस लाने के लिए पहले इंटरेस्ट रेट तो ऊपर होने चाहिए। जब वो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग दोज इंटरेस्ट रेट्स, एंड वो डिमांड क्रिएट करने की कोशिश होगी। तो ये एक साइकिल है जिसमें ये सारी चीजें हमेशा चलती रहती है। सो आई थिंक इंडिया में ये साइकिल्स हमने बहुत ज्यादा देखी हुई है, यूएस में ये साइकिल 40 साल बाद आई है। एंड दैट्स व्हाई जब आपने अभी देखा था कि 0.75% से जब फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिए, तो ऐसा 1994 के बाद पहली बार हुआ था, ऐसा वहां पे न्यूज आई थी। इट मींस कि आफ्टर सो मेनी डिकेड्स, 2 to 3 डिकेड्स और इवन 4 डिकेड्स के बाद इतना ज्यादा इन्फ्लेशन वहां पे नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई दे आर लिटिल क्लूलेस भाई एग्जैक्टली इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हमने रेट हाइक कर दिए और डिमांड अगर किल हो गई तो फिर रिसेशन कैन कम। सो वो रिसेशन भी उनको अवॉइड करना है। लोअर जीडीपी ग्रोथ दे कैन एब्सॉर्ब, but negative GDP can be very hazardous to the overall scenario of the economy or stock market. अब मुद्दे की बात करते हैं कि भाई चलो मान लिया इन्फ्लेशन हाई है, अभी हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में पहले देखते हैं। पहले कंपनीज कौन सी है जो हाई इन्फ्लेशन सिनारियो में अच्छी परफॉर्म कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे हमने बोला हाई इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं आरबीआई को। जो कंपनीज पे डेट कम है, डेट फ्री कंपनीज जो है, वो कंपनीज ऐसे सिनारियो में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर रिसेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे तो जैसे आईटीसी का जो स्टॉक है, वहां पे कोई डेट नहीं है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द सिनारियोज। तो यहां पे डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम वहां पे है नहीं। आई अंडरस्टैंड रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ी है, बट उतना इंपैक्ट डबल दो धारी तलवार उन पे नहीं लटक रही है। सो आई थिंक दे हैव मैनेज्ड इट रियली वेल। सो दैट्स हाउ। सो डेट फ्री कंपनी जो है वो ऐसे मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या फिर कंपनीज वेयर प्राइसिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंटैक्ट एंड नॉट हार्म्ड बाय इन्फ्लेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, टेलीकॉम कंपनीज, तो हाई इन्फ्लेशन हो, हाई इंटरेस्ट सिनारियो हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई उनके स्टॉक प्राइसेस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट हमने देखा नहीं है। या फिर ऐसी कंपनीज जहां पे इनपुट कॉस्ट प्राइसेस जो है वो कस्टमर्स के, मतलब अगर इनपुट कॉस्ट प्राइसेस ऊपर चले गए तो वो जो प्राइसिंग है वो पास ऑन कर सकते कस्टमर के तरफ। जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज आप लोगों ने अभी देखा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या फिर आईटीसी हो, या फिर डाबर हो, या फिर मारिको हो, या फिर ब्रिटानिया हो, सब ने कहीं ना कहीं वो पास ऑन किया है। आई अंडरस्टैंड कि सम परसेंटेज उनके से रेवेन्यू पे इंपैक्ट हुआ है,
बट आई थिंक जो इम्पैक्ट बाकी कंपनीज पे हो सकता है उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज द स्पेंडिंग जो है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, आपके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, आपको वो बाय करना ही होगा। तो स्पेसिफिकली एफएमसीजी काइंड ऑफ कंपनीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। और कौन सी वो कंपनीज है जिनसे आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है? दोज आर दी लॉस मेकिंग कंपनीज, जहां पे वो कंप्लीटली फंडिंग पे डिपेंडेंट है, और ऐसे समय में जहां ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनारियोज आर गोइंग अप, तो ऐसे समय पे लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होता है, एंड दोज कंपनीज विच आर लिविंग ऑन दीज फंडिंग सिनारियोज, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग कि मार्जिन्स तो है ही नहीं कंपनीज के पास, लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो वहां पे मार जो है वो और ज्यादा पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो। तो कंपनीज के बारे में हमने बोला। अब सेक्टर्स कौन से है? कुछ सेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, बट थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो कौन से वो सेक्टर्स है जिनके ऊपर हाई इन्फ्लेशन सिनारियो का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, या फिर वो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं हाई इन्फ्लेशन सिनारियो के? तो पहला सेक्टर है ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर। तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। हमने देखा है क्रूड ऑयल के बढ़ने के चक्कर में, गैस प्राइसेस बढ़ने के चक्कर में जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है रिफाइनिंग वगैरह में, तो उनके प्राइसेस तो ऊपर चले गए। सो उनके लिए रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन्स इस क्वार्टर में आने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आपने देखना बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23। ताबड़तोड़ रिजल्ट्स या फिर मार्जिन्स उनके नजर आने वाले हैं उनके ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। सो यू नीड टू लुक एट दैट। अब हाई इन्फ्लेशन में इवन मेटल्स के प्राइसेस कमोडिटीज में वो भी काफी ऊपर गए थे। वी हैव सीन कि किस तरीके से उनको बेनिफिट वहां पे हुआ था। अभी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जब मेटल प्राइसेस ऊपर गए थे तब आपने अगर टाटा स्टील हो या फिर JSW स्टील हो या फिर सेल हो या फिर एल्यूमिनियम कंपनीज हो, कॉपर कंपनीज हो, तो उनके शेयर प्राइसेस कितने ऊपर गए ये आपने देखा था। सो अगर इन कमोडिटीज में हाई इन्फ्लेशन है तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी वहां पे बन जाता है, स्पेसिफिकली दोज कंपनीज जिनके रॉ मटेरियल खुद वो प्रोड्यूस करते हैं। टाटा स्टील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आयरन ओर का प्रोडक्शन उनके पास है, एंड दैट्स व्हेन जब ग्लोबल स्टील प्राइसेस ऊपर चले गए, इनके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ी, एंड दैट्स व्हाई देयर एबिटा मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11% टू 26%। तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गया। इन्फ्लेशन तो था, बट ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी वहां पे उसकी वजह से बन गए। बट अभी सिनेरियो जो है वो अलग रीजंस की वजह से डेवलप हुआ है, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना स्टील के एक्सपोर्ट्स पे। तो ये सारे फैक्टर्स ने उन कंपनीज पे निगेटिवली इंपैक्ट किया है, प्लस एक रैली भी बहुत ज्यादा वहां पे हो गई थी। That's why those stocks have corrected. It is not a direct suggestion to go and invest. This is from the discussion point of view, I think knowledge point of view, we are discussing these things over here. Ab there is no direct negative impact of inflation on margins of profitability of few sectors, जैसे कि utilities हुआ, या फिर टेलीकॉम सेक्टर हुआ, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हुआ। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर स्पेसिफिकली जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है, जो बैंक्स है, जो NBFCs है, लॉन्ग टर्म के लोन्स उन्होंने जहां पे दिए, स्पेसिफिकली मॉर्गेज लोन्स, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। दिस इज द टाइम व्हेन दे अर्न द हाईएस्ट मार्जिन इन देयर बिजनेसेस। तो स्पेसिफिकली हाई क्वालिटी बैंक्स विथ हाई कासा, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ऐसी कंपनीज के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, ऐसा यहां पे लगता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर्स है, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल्स, यूटिलिटीज, टेलीकॉम, IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और हाई इन्फ्लेशन सिनारियो आ जाता है, तो पहली बात तो हाई इन्फ्लेशन सिनारियो है, हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो, तो मार्केट गिरता है। तो आपको लगता है यार मैं मेरी SIP रोक दूं क्या, मेरी STP रोक दूं क्या? बिल्कुल ये नहीं करना है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वर डूइंग, बिकॉज SIP का लॉजिक ही वही है, एवरेजिंग। सो अगर फॉलिंग मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो, आप उस मार्केट बॉटम की राह देख रहे हो, तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं 15,400-500 के लेवल या फिर 15,800 के लेवल अभी निफ्टी पे चल रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में आपको लग रहा है यार ये तो 18,600 से 15,800 है, व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ा सा राह देखता हूं, ये 13-14,000 पे गया कि देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल, मतलब मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में वो पैसे डालना शुरू कर दूंगा।
तो एक चीज याद रखिएगा, जब 15,800 पे आप इतने पेसिमिस्ट हो, तो 13,000 14,000 पे अगर मार्केट जाएगा तो आपका पेसिमिज्म का लेवल कितना ज्यादा हो सकता है, ये हमने यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, करेक्शन को मार्केट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना है। हाँ, अभी तक कभी इन्वेस्टमेंट्स किए नहीं थे, अब लमसम करने की इच्छा है, पैसा है, तो स्टैगर्ड वे में डालते जाइए। 6 से 9 महीने में वो पैसा आप डाल सकते हो, या फिर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ ओरिएंटेड फंड्स यू कैन कंसीडर, बट प्रॉपर्ली एनालाइज करके अपने एडवाइजर को पूछ के ही वो डिसीजंस लेने हैं। बाकी इफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 5 to 7 years या फिर 7 to 10 years या फिर 10+ years, तो आप उसके हिसाब से 5 to 7 years के लिए लार्ज कैप फंड्स को कंसीडर कर सकते हो, 7 to 10 years के लिए फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स कंसीडर कर सकते हो, 10+ years के लिए स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स भी कंसीडर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस मिनिमल हो जाता है अगर होल्डिंग पीरियड आपके यहाँ पे इतना अच्छा है तो। सो एंड देन इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहे, तो एक अंडरलाइंग एजम्पशन रखना बहुत जरूरी है कि आवर इकोनॉमी शुड बी ग्रोइंग विद 6 to 7% एंड इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन 4 to 6%। ये सिनारियो में इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफी अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को दे सकता है। और अगर क्या नहीं करना चाहिए, तो थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड्स, until unless you are very sure about these sectors, तो आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। इफ यू आर श्योर अबाउट देम देन यू कैन टेक अ कॉल, अदरवाइज टिपिकल डाइवर्सिफाइड जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, वो अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इनटू देम, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब फिक्स इनकम इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स में या फिर डेट फंड्स में आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अगर इन्फ्लेशन 7-8% का है और अगर आपकी फिक्स इनकम सिक्योरिटी पोस्ट टैक्स आपको 4 से 5% के रिटर्न्स दे रही है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न तो आपका एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर एफडी 5% रिटर्न दे रही है और 7% का इन्फ्लेशन है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज -2%। एक्चुअली वी आर लूजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, तो ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। सो इट विल नॉट, मतलब अगर लॉन्ग, हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पार्क किया हुआ है भाई, 1-2 साल में पैसा लगने वाला है, तो डेफिनेटली रिटर्न चेजिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। बट लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए अगर एफडीज करके रखे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको सोचना थोड़ा सा पड़ेगा। दिस विल नॉट बी अ राइट थिंग टू डू, ऐसा मुझे लगता है। दो रिस्क प्रोफाइल हर एक का अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मुझे कैपिटल प्रोटेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन रिटर्न्स, तो उनके लिए वो सही हो सकता है। बट यहाँ पे 10 ईयर जिसे यील्ड इज करेंटली ट्रेडिंग एट 7.4-7.5%। नॉर्मली हमने देखा है कि अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा एक तो इंडिकेशन मिल रहा है कि 8% के ऊपर वो 10 ईयर जिसे यील्ड को देखना नहीं चाहते, बिकॉज बोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की। सो दे विल ट्राई एंड मेंटेन दिस रेंज बिटवीन 7.5 to 8%। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म यील्ड फंड ऑप्शंस हो सकते हैं टू दोज इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दीज फंड्स। तो यहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म यील्ड लॉक करना चाहते हो, लाइक जीसेक ऑफ 8%, 7.5%, 7.75%, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकते हैं। एंड फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ये फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। बट कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से फंड में, या आपने आपके एडवाइजर को पूछ के ही डिसीजन लेना है। डायरेक्टली जाके ऐसा सिर्फ एक वीडियो देखा यूट्यूब पे जाके नहीं करना चाहिए, बट ये एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है अगर उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप समझते हो, उसके रिस्क एसोसिएटेड, मतलब शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इज द रिस्क, कैपिटल इज नॉट एट रिस्क, ये ऐसा मुझे लगता है अगर आप क्लियर हो इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में तो। और एक एक्सपर्ट एडवाइजर डेफिनेटली कैन ऐड वैल्यू टू यू इन सिलेक्टिंग दिस काइंड ऑफ फंड्स। अब गोल्ड एज एन एसेट क्लास के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली हमने बहुत बार सुना है कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम मानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है 5-10% का एलोकेशन आप गोल्ड में रख सकते हो फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो हेज कितना करेगा आई सीरियसली डाउट। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि ग्लोबल स्लो डाउन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ग्लोबली, सो इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली गोल्ड एज एन हेज वहां पे काम कर सकता है। जो सिनारियो 2020 में डेवलप हुआ था, जहां पे गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए थे और अपना रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ था डॉलर के अगेंस्ट, दैट्स व्हाई वी हैव सीन द गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप एट 55,000 रुपीस पर 10 ग्राम।
तो बट उसके बाद थोड़ा सा नीचे सेटल हुआ है गोल्ड। सो अनटिल अनलेस देयर इज वेरी बिग प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम, गोल्ड ज्यादा भागता नहीं है। अदरवाइज एक टिपिकल रुपी का डेप्रिसिएशन जो है उतने रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। एंड बाकी डॉलर टर्म में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट गोल्ड में नजर नहीं आती है। दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज सजेस्टिंग, बट इंडियंस हैव सम लव टुवर्ड्स गोल्ड एसेट क्लास। तो वहां पे उस एंगल से अगर आप सोचना चाहते हो तो एक 5-10% का एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रह सकता है, जिसमें गोल्ड ईटीएफ हो या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक अच्छा ऑप्शन बोल के डेवलप हुआ है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। अब कुछ की थिंग्स टू नोट इन राइजिंग इन्फ्लेशन सिनारियो स्पेसिफिकली फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स ऑन सेविंग्स। तो यहां आपने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जो भी सरप्लस है वो आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट्स करते जाने चाहिए। मतलब सेविंग्स में अगर आप पैसा रखोगे, लिक्विड में आप पैसा रखोगे तो हार्डली 3 से 5% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बट यही इन्वेस्टमेंट यही सेविंग ऐसे समय पे अगर इन्वेस्ट हो जाती है इन राइट एसेट क्लास फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि लॉन्ग टर्म, तो इक्विटी एक बहुत बढ़िया एसेट हो सकता है और वो सेविंग का रिटर्न आपका इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी हमने यहाँ पे समझना चाहिए। देन कैलकुलेट द इन्फ्लेशन ऑन ऑफ मंथली एक्सपेंसेस। तो मंथली बेसिस पे सही में आपके ऊपर वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कितना हो रहा है, सही में आपका बजट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये देखना भी जरूरी है। सो नॉर्मली इन दीज टाइम्स यू कैन ऑप्टिमाइज योर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स वांट्स। तो अगर वांट्स अननेसेसरी स्पेंडिंग कहीं ज्यादा हो रही है तो यू कैन लिटिल डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड उसको उस सेविंग को आप इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। जो एक्चुअल इंपैक्ट है इन्फ्लेशन का वो गेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर न्यू परचेसेस, ये भी आपने यहाँ पे देखना है। एसेट एलोकेशन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो का जो रीबैलेंसिंग है, इक्विटी में कितना, डेट में कितना, गोल्ड में कितना, लिक्विड में कितना, ये पीरियोडिकली आपने करना चाहिए वंस इन ईयर। सो आई थिंक दिस कुड बी अ राइट टाइम जहां पे इक्विटी नीचे जाता है, डेट का एलोकेशन बढ़ सकता है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन डू द रीबैलेंसिंग एक्टिविटी। देन जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में आपने पैसा डाला हुआ है, जो निगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा है आपका, तो वहां पे भी एक थॉट आप दे सकते हो। एसेट एलोकेशन कैन टेल यू कि इक्विटी डेट से निकालो और इक्विटी में पैसा वहां पे आप डाल सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट बोरोइंग्स अंडर कंट्रोल। जो आपकी बोरोइंग्स लोन्स आपने लिए हुए हैं, तो हाई इन्फ्लेशन में, हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो में हो सकता है आपकी ईएमआई ज्यादा हो जाए। तो अगर कहीं एक्स्ट्रा सरप्लस आपके पास है और आपको लगता है कि वो बोरोइंग को आप कम कर सकते हो, उस बैलेंसेस को आप कम कर सकते हो लोन्स के, बिकॉज नॉर्मली वी इंडियंस वांट टू बी डेट फ्री। तो वहां पे हाई डेट नॉर्मली थोड़ा सा अनस्टेबल करता है हमें। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो यू नीड टू लुक एट नई बोरोइंग्स शुड बी अवॉइडेड इन दीज काइंड ऑफ सिनारियोज, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के चैनल पे बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।